नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आप नई परख चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप इससे जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। चुनाव की राजनीति आगे बढ़ रही है और 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है और इस बीच में जो चीज एक तस्वीर सामने आ रही है इंडिया गठबंधन के संदर्भ में, वो ये कि अलग-अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर कांग्रेस जीतती है, तो क्या इन क्षेत्रीय पार्टियों के भीतर बेचैनी बढ़ेगी? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के भविष्य के संदर्भ में इन चुनावों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में तो कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। और एक और पार्टी जिसको आप क्षेत्रीय नहीं कह सकते, वो है शायद बहुजन समाज पार्टी। वो कई जगह पर चुनाव लड़ रही है और एक आध ऐसा सुनने में आया है, रिपोर्ट मिली है कि वो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उसके उम्मीदवार अच्छा समर्थन बटोर रहे हैं। तो वो है, और वहां पर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होंगी तो बहुत ही मुझे नहीं लगता कि उनका अस्तित्व ऐसा कोई है जिसके लिए किसी स्थापित पार्टी को चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन आपके सवाल का एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी है, उस लिहाज से भी सवाल के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। वो परिप्रेक्ष्य ये है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और राजस्थान में अच्छा चुनावी प्रदर्शन करती है, तो क्या कांग्रेस का नजरिया उन क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति बदल जाएगा जो इस वक्त इंडिया गठबंधन में हैं और जो उम्मीद कर रही हैं कि सब लोग कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस की सरपरस्ती में मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी का 2024 में मुकाबला करेंगे? मेरा मानना यह है कि अगर कांग्रेस ऐसा आचरण करती है चुनाव जीतने के बाद में या चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में, तो फिर वो मुगालते, मैं मानूंगा कि वो मुगालते में है, वही मुगालता जो 2019 में उसे था। 2019 में भी तो देखिए, तीनों राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वो चुनाव जीत गई थी, उसकी सरकारें बन गई थी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस को लग रहा था कि अब तो वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही हरा देंगे, पर कैसी उनकी दुर्गति हुई ये सबके सामने है। तो कांग्रेस को अगर चुनाव जीतती है कांग्रेस, तो उसे अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाकर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे, और ज्यादा मजबूत प्रयास करने होंगे। विपक्ष जितना मजबूत होगा, उतना ही भाजपा को सफलतापूर्वक चुनौती मिल पाएगी। दो दो इसमें ये चुनौती भी दो किस्म की है। एक तो उन सीटों के ऊपर जहां पर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार की जरूरत है, और उन सीटों पर भी जहां संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार की जरूरत नहीं है, या जहां कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी है, प्रभुत्वशाली पार्टी है, जहां ज्यादातर सीटें कांग्रेस ही लड़ने वाली है भाजपा के खिलाफ। क्योंकि विपक्षी एकता का महत्व केवल ये नहीं है कि हर जगह एक उम्मीदवार हो। विपक्षी एकता का महत्व ये भी है कि जो भी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, उनके पीछे एक पृष्ठभूमि हो, उनके ऊपर एक छतरी हो। ये विपक्षी एकता की छतरी है, ये भाजपा के राष्ट्रीय विकल्प की छतरी है। जब ये भावना और ये नैरेटिव पूरा का पूरा वोटरों के सामने जाएगा, तभी तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी विपक्ष के उम्मीदवार को पसंद करेंगे। इन चुनाव में एक और चीज सामने आ रही है, जो अखबार की खबरों में भी है, टीवी में चलने वाले विमर्श में भी है, कि जो मुख्यमंत्री हैं खास तौर पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में बात सच है और तेलंगाना के बारे में भी, कि वो खुद तो लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई भारी गिरावट नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर यह कहा जा रहा है कि पार्टी पीछे चल रही है। तो इस पूरी परिघटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता में हो और लोगों से पूछा जाए तो उस मुख्यमंत्री के तौर पर उसके चेहरे को बहुत ज्यादा लोग नापसंद करें, बहुत कम लोग ही उसको पसंद करें। ऐसा कुछ कुछ तेलंगाना में देखा गया है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के चेहरे की 50% से ज्यादा लोगों ने अपनी नापसंदगी दर्ज की थी। इसके बावजूद खबर मिली है कि वहां भारत राष्ट्र समिति बहुत बुरा नहीं कर रही है। भारत राष्ट्र समिति मोटे तौर पर अच्छा कर रही है, और हो सकता है कि वो चुनाव जीत भी जाए, नहीं भी जीत सकती है, लेकिन ये ऐसी खबर वहां से आई है। मैं सर्वेक्षणों के आधार पर बात कर रहा हूँ। और दूसरे राज्यों में राजस्थान में अशोक गहलोत आगे दिखाई पड़ते हैं मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे की पसंद के लिए, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आगे दिखाई पड़ते हैं, और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, उसमें पहले आगे दिखाई पड़ते थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन बाद में कमलनाथ, पिछले सर्वेक्षण में आया कि कमलनाथ उनसे आगे हो गए। शिवराज सिंह चौहान की थोड़ी सी रेटिंग गिरी है, उसी हिसाब से कमलनाथ की रेटिंग उसमें बढ़ गई है। उसके पीछे तर्क ये है कि
जो केंद्रीय मंत्री वहां उतारे गए हैं, बहुत से भाजपा समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये भी हमारी पसंद है चेहरे की। तो उसमें वो भाजपा के लोग सब शिवराज सिंह चौहान के बारे में बोल रहे थे वो दूसरे भाजपा नेताओं को बताने लगे हैं, उसका शिवराज सिंह की रेटिंग को नुकसान हुआ है। इससे एकदम स्पष्ट है कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भाई तेलंगाना में जब उनके खिलाफ इतनी नकारात्मक रेटिंग है के चंद्रशेखर राव के ऊपर, लेकिन उनकी पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि पीछे चल रही हो या शर्ती और पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई हवा बह रही हो कि वो बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। मेरा तो मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की रेटिंग काफी अच्छी है, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहां भी चुनाव फंसा हुआ है, बहुत ही करारी टक्कर वहां पर चल रही है। और आप देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह रेटिंग की आवाजाही हो रही है। पहले शिवराज सिंह आगे थे, अब कमलनाथ आगे हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री के चेहरे की पसंद वाली रेटिंग है, मैं समझता हूं ये बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की रेटिंग है। इसमें मुख्यमंत्री का सत्ता में होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आमतौर पर लोगों की, जो लोग सत्ता में होते हैं, उनकी रेटिंग ज्यादा दिखाई ही पड़ती है। एक और चीज है कि जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बात कही जा रही है कि जो लाभार्थी का फॉर्मूला था वो जीत की गारंटी नहीं है। तो आखिर हम इन चुनावों की समझ कैसे बनाएं? कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हो हैं जिनके आधार पर कहा जाए कि अच्छा यही मुद्दे चुनाव की दिशा को तय कर रहे हैं? मैं तो पहले भी कह चुका हूं, नई परख के मंच पर भी कह चुका हूं, दूसरी जगहों पर भी कह चुका हूं। मेरा कहना है कि अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो उसके वोटर उसके प्रति अपनी पसंद नापसंद इस बात पर तय करते हैं कि उसने डिलीवरी कैसे दी है, उसने सुशासन दिया है या नहीं दिया है। इस आधार पर तय करते हैं। इस आधार पर नहीं तय करते हैं कि वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कितनी कर रही है, कौन सी चीज उसने रियायती दर पे दे दी है। ये चीज शुरू में महत्वपूर्ण थी, लेकिन बाद में अब दूसरी पार्टियां भी यही सब कर रही हैं। अगर विपक्ष में कोई पार्टी खड़ी है, उससे भी बड़ी से बड़ी गारंटी देने को तैयार है। अगर किसी पार्टी ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, दूसरी पार्टी घोषणा पत्र में उससे भी ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। तो ये सब जो लाभार्थी बनाने की जो प्रतियोगिता है और लोगों को सब्सिडी देने की प्रतियोगिता है, ये तो मेरे ख्याल से एक दूसरे से लड़के काफी कुछ निष्प्रभावी सी हो गई। और उसमें यह है कि जितने हिस्से को मिल रहा है, जिस हिस्से को नहीं मिल रहा है, वो काफी अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रही हैं कि भाई लाडली बहना योजना आपको पसंद है? कह रही वो नहीं, हम तो आते ही नहीं उस योजना में, अगर हमें तो बहन बनाया ही नहीं उन्होंने। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूँ इन्हीं बातों के आधार पर चुनाव का फैसला होगा। मेरा कहना है कि ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या किसी सरकार ने सुशासन दिया है या नहीं दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर किसी सरकार को सुशासन देने में वोटरों को कमी महसूस हो रही है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है, वो सरकार के थोड़े को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, फिर वो ये भी देखते हैं कि जिनको वो वोट देने के लिए जा रहे हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी तो गवर्नेंस का रिकॉर्ड उनको पता है। वोटरों में जरूर एक ऐसी पीढ़ी होती है जो जानती है कि इससे पहले के लोग भी क्या मतलब गवर्नेंस करेंगे। तो वो भी एक बात है, उसको भी सोच समझ के तय करते हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके। हाँ, अगर किसी पार्टी के खिलाफ बहुत नाराजगी है, किसी सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ आंधी चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, फिर तो लोग उसके खिलाफ वोट कर देते हैं, फिर कोई चिंता नहीं करते। ऐसी कोई आंधी किसी पार्टी के खिलाफ वहां पर नहीं चल रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बाकी सारे मुद्दे हैं जिन्हें हम केंद्रीय मुद्दे कहते हैं, जैसे राम मंदिर का मसला हो गया और कुछ ऐसे मसले हो गए, वो भी एक थोड़ी-थोड़ी भूमिका ज़रूर निभा रहे हैं चुनाव में। देखिए, एक चुनाव बहुत सारे कारकों के मेल से जीता जाता है और एक चुनाव बहुत सारी कमियों के मेल से हारा जाता है। उसमें देखना यह पड़ता है कि कौन सा कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे कारकों के मुकाबले, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। कभी लगता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, कभी लगता है कि सुशासन का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, कभी कुछ इस तरीके से लगता है। कारक तो बहुत से होते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, या मान लीजिए अगर भाजपा दावा करती है कि हम देखिए चंद्रयान वहां ले गए, अगर भाजपा दावा करती है कि हमने देखिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, और अगर कोई वोटर उसके ऊपर विश्वास करता है कि हाँ वास्तव में ये ठीक है, मैं मानता हूं ये फिर भी उसकी जो जो प्लेट उसके सामने पेश की गई है राजनीति की, उसमें ये तमाम मुद्दे या तो अचार और सलाद की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये मुद्दे रोटी और दाल वाली भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते। अगर
थाली में से आप ये चीजें हटा दें, अचार और सलाद, तब भी तो थाली किसी का पेट भर सकती है। मुख्य बात तो उसमें रोटी दाल सब्जी है। तो ये क्या मुद्दे रोटी दाल सब्जी हैं ये, या ये अचार नमक चटनी है? इस अंदाज में हम लोगों को गौर करना चाहिए। एक घटनाक्रम ये भी हो रहा है, जैसे तेलंगाना में तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 11 नवंबर को जगन मोहन रेड्डी ने अपने पिता की जन्मतिथि के दिन, और उस दिन अबुल कलाम आजाद की जयंती भी होती है, कहा कि उनकी पार्टी मुसलमानों का ज्यादा ख्याल रखेगी, कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की और अपने पिता को भी याद किया जिन्होंने मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दिया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में खासतौर पर जो राजनीति है, वो मुसलमानों को भी कुछ खास तरीके के हम फायदे दे रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, उसको ज्यादातर दिखाने की तरफ? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। दक्षिण भारत में हिंदुत्ववादी राजनीति कमजोर है। दक्षिण भारत के राजनीतिक विमर्श में मुसलमान विरोध को नुकसानदेह नहीं, मुसलमान समर्थन को नुकसानदेह नहीं समझा जाता। वहां मुसलमानों का समर्थन करने वालों को ये डर नहीं है उनके खिलाफ हिंदुओं की एक प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी हो जाएगी, या कोई ताकत लगातार उन्हें तुष्टीकरण का उन पर इल्जाम लगा के उन्हें कोने में धकेल देगी। दक्षिण भारत एक ऐसा भारत का इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ उसके किनारे किनारे ही मौजूद है, उसके भीतर दक्षिण भारत के मर्म में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई नहीं है। इसलिए वहां की राजनीतिक ताकतें मुसलमानों के लिए एक अलग डिक्लेरेशन घोषित कर सकती हैं, मुसलमानों के लिए अलग घोषणा पत्र घोषित कर सकती हैं, इस बात पर अपनी पीठ ठोक सकती हैं कि हमने मुसलमानों को आरक्षण दिया था। ये सब बातें उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में नहीं हो सकती। तो ये दोनों जगहों की राजनीतिक परिस्थिति का फर्क है। जब इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी एक जमाने में, या वो गारंटी नहीं होती थी कि वो सत्ता में आएगी, जीतेगी ही, या विमर्श के ऊपर उसका इतना बड़ा प्रभुत्व नहीं था, उस वक्त यहाँ के लोग भी मुसलमानों के पक्ष में दूसरी तरह की बातें किया करते थे। आप देख लीजिए 2014 से पहले किस तरह की बातें यहाँ पे की जाती थी, और 2014 के पिछले जो 9.5 साल गुजरे हैं उसके बाद किस तरह की बातें की जा रही हैं। एक और घटनाक्रम हुआ जो 2-3 दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर को तीखी फटकार लगाई, कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, क्योंकि वो राज्य मंत्रिमंडल के जो प्रस्ताव हैं, जो निर्देश हैं, जिनमें कहा जाता है कि वो विधानमंडल दल की यानी कि विधानसभा की बैठक बुलाए, उसको नहीं मान रहे थे या उस पे कुछ दिखा रहे थे एक अलग तरह का रवैया। तो क्या ये लगता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें राज्यपालों की भूमिका को काफी आलोचनात्मक तरीके से देखने की जरूरत है? देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से इस भूमिका की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाती है, वहां पर जो राजभवन जहां राज्यपाल साहब रहते हैं, उसको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होने वाली राजनीति का केंद्र बना दिया जाता है। विपक्ष के नेता यानी जो भाजपा के नेता होते हैं, वो जनता से शिकायत कम करते हैं, राज्यपाल से सरकार की ज्यादा शिकायत करते हैं। हालत ये होती है, कोई वहां घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो राज्यपाल साहब वहां पर मौका मुआयना करने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि उनका काम नहीं है। एक तरह से अनौपचारिक रूप से राज्यपाल को यह कह दिया गया है कि आप वहां पे एक कार्यकारी भूमिका में हैं। राज्यपाल सरकार विरोधी राजनीति का केंद्र बन गए हैं। और राज्यपाल थोड़े रिटायर्ड किस्म के पॉलिटिशियन होते भी हैं, तो उनके अंदर राजनीति करने की बड़ी भूख भी होती है। अगर उन्हें अनुशासित ना किया जाए तो वो तो एक समांतर मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर देंगे, और ऐसा बहुत जगह पे हो चुका है। और ऐसा इस सरकार के तहत लगातार हो रहा है, क्योंकि इस सरकार ने ऐसी कई युक्तियां अपनाई हैं, मोदी सरकार ने, जिसमें बहुत से काम वो अघोषित रूप से करती है। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए कि महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के एक जिले में अपनी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऐसा लगता है कि पार्टी की तरफ से जो समर्थन का अभाव दिख रहा था महुआ मोइत्रा को, वो उनको मिल रहा है। तो क्या ये कांग्रेस गठबंधन के जो घटक दल है, उनकी एक अच्छी रणनीति है कि वो सरकार के दबाव के आगे नहीं झुक रहे हैं? इस तरह के जो अलग-अलग नहीं, देखिए, इसमें तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सावधानी से कदम उठाया। शुरू में उन्होंने महुआ मोइत्रा से अपने आप को दूर रखा और महुआ मोइत्रा को मौका दिया कि वो ये आचरण समिति के सामने पेश हो, इथिक्स कमेटी के सामने पेश हो और अपने पक्ष को रखें मजबूती के रूप से। जब उन्होंने देखा इथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ भी साबित करने में नाकाम रही, और जिस चीज को उनको बताया जा रहा था कि उनको बहुत बड़ा अपराध है, उनका कोई लॉगिंग दे देना, पासवर्ड दे देना, जब वो भी अपने आप में कोई बड़ा अपराध नहीं निकला, उसके बाद में टीएमसी ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि भले ही लोकसभा अध्यक्ष महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीन लें या न छीने या उन्हें मौका दें, पता नहीं वो क्या करेंगे,
महुआ मोइत्रा इस पूरे मसले से काफी कुछ निकल आई हैं बचकर, और अब तो मुझे लगता है कि उन्हें अगली बार लोकसभा का टिकट भी मिलेगा और फिर से वो चुनाव लड़ेंगी और फिर से दोबारा जीत के भी आ सकती हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आप लोग अगर नई परख से नहीं जुड़े हैं, नियमित रूप से आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।